अभिवादन का समर्थन करती हूँ। धन्यवाद। माननीय श्री राम जी, माननीय श्री राम जी। धन्यवाद मान्यवर कि आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण की चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। साथ ही मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपनी पार्टी की मुखिया आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी का भी। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर लाना चाहता हूं। मान्यवर, पहले की भांति आज भी SC/ST पर जातीय उत्पीड़न रुकने का नाम नहीं ले रहा। यूपी हो चाहे MP, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु, उड़ीसा, हर जगह, हर प्रदेश के अंदर मानसिक और स्थायी रूप से इनका उत्पीड़न किया जा रहा है। अब तो यह मानसिकता गांव के स्कूल में पहुंच गई है। अभी बिहार के कई स्कूलों में मुसहर जात के बच्चों को अन्य बच्चों से अलग बैठाया गया मान्यवर। दूसरी तरफ मान्यवर, विश्वविद्यालय कॉलेजों में SC/ST OBC के बच्चों के साथ जाति आधार पर भेदभाव किया जाता है। वाइवा इंटरव्यू में जानबूझकर उन्हें नंबर और मार्क्स कम दिए जाते हैं मान्यवर। साथ ही में सरकार का ध्यान मध्यम वर्गीय परिवार के शिक्षा को लेकर दिया है। यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के अंदर तमाम प्रोफेशनल कोर्सेज के अंदर MBBS, MBA, इंजीनियरिंग आज की फीस बढ़ा दी गई है, जिससे तमाम मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे शिक्षा लेने में महरूम हो रहे हैं। साथ ही मान्यवर, मैं शिक्षा के मामले में बड़ी बातें की जा रही हैं, कुछ आंकड़े रखना चाहता हूं। पिछले 10 सालों में 93,000 स्कूल बंद हुए हैं, जबकि इसको उलट होना चाहिए था कि सरकार को 93,000 स्कूल बनाने चाहिए थे, लेकिन 93,000 स्कूल बंद हुए। माननीय, देश में 6 से 13 साल के लगभग 60 लाख बच्चे अभी स्कूल से जा पाने में महरूम हैं। माननीय, यही सरकार का ही आंकड़ा है कि पिछले 5 सालों में 65 से 70 लाख बच्चों ने पढ़ाई छोड़ दी है, जिसमें से दुर्भाग्य है 29.8 लाख किशोर लड़कियां हैं। माननीय, मैं कोट करना चाहता हूं माता सावित्रीबाई फुले की बात को, किसी समाज या देश की प्रगति तब तक संभव नहीं है जब तक कि यहां महिलाएं शिक्षित ना हो। मान्यवर, इसी बात पे आगे बढ़ाते हुए मैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की बात को कहना चाहता हूं, शिक्षा ही समानता, सम्मान और सशक्त समाज की मजबूत नींव है। मान्यवर, आज देश के अंदर जिस तरह से पाखंड, अंधविश्वास की बात की जाती है, धार्मिक उन्माद की बात की जाती है, इससे देश नहीं चलने वाला, इससे देश बढ़ने वाला भी नहीं है। देश शिक्षा और साइंस पे ही चलने वाला है, उसी से बढ़ने वाला है। मान्यवर, मैं बात करना चाहता हूं सामाजिक न्याय की भी। सरकार ने बड़े ढिंढोरे पीटे कि सामाजिक न्याय हमने दिया है। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि SC/ST के प्रमोशन का बिल अभी पेंडिंग पड़ा है। आज तक CMO, PMO और हायर लेवल की पोस्ट पर SC/ST के लोगों की पोस्टिंग नगण्य है। आप इस बिल को लेकर आए, SC/ST के प्रमोशन का बिल को पास करिए। वहीं माननीय, देश के संविधान को लागे हुए 77 ईयर हो गए, लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर OBC को आज भी 27% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा, 27% रिजर्वेशन नहीं मिल रहा वहां पर, जबकि आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है, कोई भीख नहीं है। इसको बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया था। मैं सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश के अंदर OBC को 27% रिजर्वेशन जल्द देने का भी काम किया जाए मान्यवर। और साथ ही में आपका ध्यान बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय के लाना चाहता हूं कि अभी चिंता का विषय है मान्यवर। अभी हाल में समाचारों के माध्यम से जानने को मिला कि 43 महिलाएं मध्य प्रदेश से रोज गायब हो रही। कुल मिला के 55 महीनों में 60,000 बच्चे लापता हुए, जिसमें दुर्भाग्य मान्यवर है 48,000 लड़कियां हैं, 48,000 लड़कियां हैं मान्यवर। और अब दिल्ली में भी पिछले 27 दिनों में 807 लोग गायब हुए, जिसमें 191 बच्चे, 509 महिलाएं हैं। लगभग 54 लोग डेली लापता हो रहे हैं। माननीय, मैं सरकार, आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आग्रह करना चाहता हूं देश के हित के लिए। माननीय, जो आप अपनी पुलिस को, अपनी इंटेलिजेंस को, स्टेट पुलिस को, रेलवे पुलिस को, आज सभी को अलर्ट मोड में कर दीजिए। आखिर ये बच्चे कहां जा रहे हैं, कौन इसके पीछे है, कौन सा नेशनल और कौन सा इंटरनेशनल गिरोह एक्टिव है जो इन बच्चों को उठा रहा है और कहीं ना कहीं किधर लेके जा रहा है, इसकी छानबीन होनी चाहिए मान्यवर। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। धन्यवाद श्री राम जी। माननीय डॉक्टर सरफराज अहमद, नॉट प्रेजेंट। माननीय श्रीमती सुधा मूर्ति जी। Thank you, sir, giving me an opportunity to talk. I just want to quote from our President Madam Murmu ji. The nation is working on every front to preserve and enrich our culture and heritage. Now, taking the cue from there, I want to talk about our country's culture and heritage. Sir, around 2000 years back, they started a road from Xi'an to Istanbul, Istanbul to Rome, which is popularly called as the Silk Road.
It was just not a road, it also carried ideas, religion, business, and many more things. So normally, globally, a country's culture is defined and by its roads on the land. But today I want to talk about something which is our national heritage, which is our culture, and which you have not seen, and to some extent you have neglected, that is Project Mausam. What is it? You look at India's tip in southern India, it is connected, it is known as the Hindu Mahasagar or Indian Ocean. And in olden days, it had a great influence on 39 countries, sir. With the east of the South Africa, then Zanzibar, then you go to Aden, then today's African continent, then UAE, then today's Pakistan, India, then comes Burma, Bhutan, then it goes up to Philippines, up to Vietnam, and many other independent islands. There was a root, there was a culture. We Indians are not colony makers, sir. We have never colonized anybody by power, but we did influence people by our ideas, by our behavior, by our honesty, by our business. Hence, all these countries, which I'm talking 39 countries in the Hindu Mahasagar, they were influenced by India. And so many trade routes were developed in that. And we have neglected that in our Indian history, in our culture, which is a great heritage to our India, that all these countries have one or other Indian effect on that, India's culture on that. The many names in that entire South Asia had Indian names like Panduranga, Javadvipa, Suvarnadvipa, which we call today Panduranga as Padang, and Javadvipa Java, Suvarnadvipa Sumatra. Now I want to request to take this project forward. In monsoon winds, the sailors, time immemorial in olden days, used to sail from all these countries via India, then go to the southeast countries. And after the monsoon season was over, the reverse is to happen. The sailors will sail from other end to back to their country. The best example you can see in Odisha, they call as Bali Yatra. That means certain after the Sharad Purnima is over, people used to travel. And the best example also can be seen near Konark. Once in a year, after that festival, they leave the lamps, and elders in the family will come to the seashore, indicating our merchants is to travel to the far-off place. Even today, they are celebrating that, which my colleague Sushmit Patra will tell. This shows India has a great history, great culture, great connectivity. And what Madam President has told is we should preserve it. To preserve this one, about in 2014, I suppose, a proposal was made called the Project Mausam, because it is the monsoon winds which can change this end to that end. And I would request our government to take this initiative and take Madam's cue, President's cue, and our able leadership of our Prime Minister Modi ji, who believes in India's culture, who believes in our